इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 7 मुलाहजा करें। निकाह की ये सादा सी तकरीब घर में ही रखी गई थी। घर काफी बड़ा था, इसलिए तकरीब का इंतजाम घर के लान में किया गया था। चूंकि सिर्फ निकाह था, इसलिए घर को बहुत ज्यादा सजाया नहीं गया था। सिर्फ लान के गिर्द रंग बरंगी रोशनियां लगाई थीं, जो रात के इस पहर बहुत भली मालूम हो रही थीं। मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियां और टेबल थोड़े थोड़े फासले पर रखी थीं। हर टेबल पर मोतिये के फूलों के गुलदस्ते सजाए गए थे। शेख कमाल की फैमिली मरकजी दरोजे से अंदर दाखिल हुई, जहां पर खावर और उनकी मिसेज ने उनका इस्तकबाल किया। सबसे मिलने के बाद शेख कमाल अपने दूसरे दोस्तों के पास जाकर बैठ गए, जबकि ज़ुबैदा बेगम खावर साहिब की अम्मा के पास बैठ गई। आशू और हाइफा लान के निस्बतन कोने में लगी कुर्सियों पर बैठ गईं। शेख कमाल की फैमिली के साथ आने वाला पांचवां फर्द जमील था, जो अब सारी तकरीब में घूम फिर रहा था। वाह, ये कितने प्यारे गजरे हैं। आशू, जो कुर्सी पर बैठने लगी थी, कुर्सी पर रखे गजरों को देखकर बोली, और जल्दी से गजरे उठा लिए। ये गजरे जमील ने हाइफा के लिए रखे थे। आशू, उनको वापस टेबल पर रख दो, शायद कोई यहां रख कर भूल गया है। हाइफा बहन को डांटते हुए बोली, ठीक है बाबा, रख रही हूं। एक तो अब भी न क्या हो जाता अगर मैं ये गजरे पहन लेती। आशू मुंह बनाकर गजरे टेबल पर रखते हुए बोली, वैसे सादा सी सजावट अच्छी लगी रही है। आशू ने लान के चारों अतराफ देखते हुए कहा, वैसे आशू, मैंने इस तरह के गजरे पहली बार देखे हैं। हाइफा, जिसकी नजर अब सामने रखे गजरों पर ठहर गई थी, उनको देखकर बोली, ये सुर्ख गुलाब और मोतिये के फूलों से बने हुए गजरे थे, मगर इनमें फर्क ये था कि ये लगते तो सुर्ख गुलाब और मोतिये जैसे थे, मगर उनकी खुशबू और साख्त बिल्कुल अलग थी। उनके आसपास उन गजरों की खुशबू कुछ ज्यादा ही तेज थी। आप ही देखें, दुल्हन आ गई, चलीं देखें कैसी लग रही है। आशू ने सामने से कुछ ख्वातीन के हमरा आती हुई दुल्हन को देखकर कहा, अभी तुम आराम से बैठो, निकाह हो जाने दो, फिर हम मिल लेंगे। उसने आशू को हाथ पकड़कर वापस इसको कुर्सी पर बैठती हुए कहा। ये अम्मा भी नाखावर अंकल की अम्मा के पास ही बैठ गई है। आशू ने एक बार फिर गजरे उठाते हुए कहा। अभी इसने गजरे पहनने का इरादा किया ही था कि कोई चीज उसके हाथ पर छेदी। पता नहीं कैसे गजरे हैं, मुझे तो लगता इनमें कांटे लगे हैं। इसने जल्दी से गजरे वापस टेबल पर फेंकते हुए कहा, तो तुमको किसने कहा है कि उन गजरों को हाथ लगो जहां रखे हैं, वही पड़े रहने दो। हाइफा ने कहा। आप ही, आपका ब्रेसलेट कहां गया? आशू ने इसका हाथ खाली देखकर कहा। हाइफा ने जल्दी से अपनी दाएं कलाई को देखा, जहां अब सोने का ब्रेसलेट मौजूद नहीं था। कहां गया मेरा ब्रेसलेट? वो तो मेरे लिए कितना खास था। हाइफा घबराते हुए बोली। आप ही परेशान ना हो, यही कहीं होगा, चली आए मिलकर देखते हैं। आशू ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं इस तरफ देखकर आती हूं जहां से हम लोग अंदर थे। वैसे भी निकाह शुरू होने लगा है। अम्मा उधर तुम्हारे पास ही आ रही है। सामने से आती हुई ज़ुबैदा बेगम को देखकर हाइफा बोली, और खुद जल्दी से ब्रेसलेट ढूंढने चली गई। हाइफा सारी जगह देख चुकी थी, मगर उसको कहीं भी अपना सोने का ब्रेसलेट नहीं मिला था। अब इसका रुख गेट की तरफ बने हुए दरख्तों की तरफ था, जिसके पास वो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए थे। अल्लाह, किधर चला गया ये ब्रेसलेट, कहां ढूंढो? एक हाथ से अपना दुपट्टा संभालते हुए खुद से बोली। अब कहीं ये तो नहीं ढूंढ रही थी, तभी इसके पीछे से आवाज आई। हाइफा ने पीछे मोड़कर देखा तो एक खूबसूरत सा नौजवान हाथ में हाइफा का सोने का ब्रेसलेट पकड़े खड़ा था। जी, मैं इसी को ढूंढ रही थी, ये मेरा है, अभी थोड़ी देर पहले यहां पर गिर गया था। हाइफा ने कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं मिला, मुझे मिल गया।
एक ही बात है, वो नौजवान 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला। लाएं, मेरा ब्रेसलेट वापस करें। हाइफा ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे वापस कर दूं? पहले ये बताएं, ये ब्रेसलेट आपके लिए इतना खास क्यों है? उसने कहा। अब वो हाइफा के मुकाबिल खड़ा था। देखें, आराम से मेरा ब्रेसलेट वापस करें, हाइफा ने गुस्से से कहा। वैसे आपके पास क्या कोई सबूत है कि ये आपका ही ब्रेसलेट है? सामने वाला अब इसको तंग करते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूं क्या? इस ब्रेसलेट के दरमियान में जहां छोटे छोटे व्हाइट स्टोन्स लगे हैं, वहीं पर छोटा सा करके मेरा नाम लिखा है। और मेरे लिए ये ब्रेसलेट इसलिए खास है क्योंकि ये मेरे बाबा ने मुझे दिया था। बस कुछ और भी पूछना है? हाइफा ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा। अरे मुझे मालूम है, ये आप ही का ब्रेसलेट है मिस हाइफा कमाल। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मैंने आपको ब्रेसलेट ढूंढ कर दिया है, शुक्रिया तो बनता है। मुझे जमील कहते हैं। ब्रेसलेट खिली हथली हर रखकर उसने हाइफा की आंखों में देखते हुए कहा। आपी कितनी देर हो गई है, आपको ब्रेसलेट मिला नहीं और ये किससे बातें कर रही हैं? आशू ने इसके करीब आकर बोली। हाँ, मिल गया है ब्रेसलेट, ये मसल जमील ने मुझे ढूंढ कर दिया है, हाइफा ने आशू की तरफ मोड़ते हुए कर कहा। कौन मसल जमील? यहां तो कोई भी नहीं है, आशू ने कहा। आशू की बात पर हाइफा ने मोड़ दोबारा सामने देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये किधर चला गया? हाइफा ने कहा। आपी यहां कोई नहीं है, चली अम्मा बुला रही है, किसी से आपको मिलवाना है, आशू ने कहा। हाइफा आशू के साथ चल पड़ी, मगर उसने फिर मोड़कर देखा कि ये जमील अचानक कहां गायब हो गया। ये मेरी बड़ी बेटी है हाइफा। जुबैदा बेगम ने एक सोबर सी खातून से हाइफा का तारुफ करवाया। माशा अल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। इस खातून ने हाइफा के सलाम का जवाब देते हुए कहा। अम्मा, हम लोग दुल्हन को निकाह की मुबारक दे आए। आशू ने हाइफा का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ ठीक है, जाओ तुम दिनों, मैंने तो मुबारकबाद दे दी है, जुबैदा बेगम ने कहा। आशू ने हाइफा का हाथ पकड़ा और स्टेज पर जाकर दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देने लगी। तब ही हाइफा की नजर स्टेज की एक साइड पर खड़े जमील पर पड़ी, जो हाइफा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि हाइफा जमील के पास जाती, आशू ने इसका बाजू पकड़कर इसको दुल्हन के सामने कर दिया। हाइफा ने जल्दी से दिनों को मुबारक दी और फिर इस तरफ देखा जहां जमील खड़ा था, मगर अब वहां कोई नहीं था। खाना लग चुका था, लोग खाने में मसरूफ हो गए। जब वो दिनों बहनें स्टेज से नीचे उतरी गईं, आशू ने अपने लिया खाना निकाला और अपने टेबल की तरफ चली गई। हाइफा सालन वाली प्लेट लेकर जा रही थी जब सामने से दौड़ता हुआ एक बच्चा आया और उससे टकरा गया। आधे से ज्यादा सालन हाइफा के कपड़ों पर गिर गया। उफ उफ, ये क्या कर दिया तुमने? देखकर नहीं चलते हो? हाइफा ने कहा। सॉरी आपी, वो मेरा भाई मेरे पीछे भाग रहा था, मैंने आपको देखा नहीं। 7 साल के बच्चे ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, अब मैं तुम्हें क्या कह सकती हूं? हाइफा ने बच्चे की रोनी शक्ल देखकर कहा। शुक्रिया आपी, इतना कहकर वो बच्चा भाग गया। आजकल के बच्चे भी ना इतने शरारती हैं। आशू को कहती हूं मेरे साथ चले। आशू खाना खाने में मसरूफ थी, चलो मैं खुद ही कुछ करती हूं। हाइफा ने सोचा और किसी से वॉशरूम का रास्ता पूछकर घर के अंदर चली गई। मेरे नए सूट का सत्यानाश कर दिया, पता नहीं अब ये दाग निकलेगा भी कि नहीं। हाइफा ने कपड़ों पर लगे सालन को टिश्यूज से साफ करते हुए कहा। चिल्लू जी, थोड़ी बहुत बचत तो हो गई, बाकी घर जाकर उसको अच्छे से साफ कर लूंगी। वैसे अभी तक अपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया।
हाइफा जो वॉशरूम का दरवाजे बंद करके घर से बाहर निकलने वाली थी, इस आवाज पर मुड़ी। जमील धीरे धीरे कदम बढ़ता उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहती थी मगर अब खुद ही कहीं गायब हो गए थे। हाइफा ने जवाब दिया, मैं तो यही था, शायद आपने ही मुझे नहीं ढूंढा। जमील ने कहा, मैंने आपको क्यों ढूंढना था? हाँ, आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हाइफा ये कहकर चल पड़ी। इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, पहले मेरी बात तो सुन ले। जमील ने हाइफा का रास्ता रोक कर कहा, क्योंकि यहां रुकने की कोई वजह नहीं है मसल जमील। हाइफा ने कहा, वैसे मिस हाइफा, आपको नहीं लगता हम पहले भी कहीं मिले हैं? सोचें जरा, शायद आपको कुछ याद इजा, शायद ख्वाबों में। जमील ने हाइफा की आंखों में देखते हुए कहा, देखे मसर, ये फिल्मी किस्म के डायलॉग किसी और को सुनाए, मुझे देर हो रही है। समझ आई? हाइफा ने कहा, अरे अब नाराज क्यों हो रही है? वैसे आपने पूछा नहीं, मैंने आपका शुक्रिया कबूल भी किया है या नहीं? जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, जी इरशाद फरमाएं, आपने मेरा शुक्रिया कबूल किया है या नहीं? हाइफा गुस्से से बोली, भाई पूरे दिल ओ जान से आपका शुक्रिया कबूल किया है। जमील ने दिल पर हाथ रखकर सर को झुकाते हुए कहा। जमील की इस हरकत पर हाइफा ने इसको गुस्सीली नजर से देखा और बाहर की तरफ चल पड़ी। एक बार सोचिएगा जरूर, हम पहले भी कहीं मिले हैं। हाइफा ने जमील को यह कहते हुए तो सुना मगर पलट कर देखा नहीं था। आप ही अब कहाँ गई थी और ये ड्रेस को क्या हुआ? आशू ने पूछा तो हाइफा ने सारी बात बता दी। शादी वाले घर से वापसी पर हाइफा सारे रास्ते यही सोचती रही कि क्या इसने जमील को पहले भी कहीं देखा है। उसने इस बात का इकरार जमील के सामने नहीं किया था कि वाकई इसको भी ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी कहीं मिले हैं। जमील की बातें इसके जहन में को उलझा रही थी। घर आकर कपड़े तब्दील करके हाइफा अपने बिस्तर पर लेटी इसी बात में उलझी हुई थी। तभी इसको लगा उसके तकिए के नीचे कुछ है। उसने उठकर देखा तो उसके तकिए के नीचे वही फूलों के गजरे थे जो उसने शादी वाले घर में देखे थे। वो हैरत से उन गजरों को देख रही थी। तभी इसके जहन में एकदम एक ख्याल आया और हर बात वाज़ेह हो गई। उसने एक नजर बेखबर सोई हुई आशू पर डाली और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर हर तरफ खामोशी का राज था। आज सितारों की रोशनी भी कुछ मांद थी। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अब इसका रुख छत की तरफ था। गहरी सियारात में वो अकेली धीरे धीरे चलती हुई छत पर आई। गजरे अभी भी इसके हाथ में थे। उसने छत के चारों तरफ देखा, यूं जैसे इसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही हो। तभी मशरिक की तरफ से अलिफाड़ता हुआ वो सिया परिंदा आया। सिया हियोले में ढलने के बाद अब वो इंसानी शक्ल में था। तुम मुझे ही तलाश कर रही थी ना, तो देख लो मैं आ गया हूं, जमील ने कहा। हाइफा ने जमील की आवाज पर पलटकर उसे देखा। वो वही था जो उसे शादी में मिला था। हाइफा धीरे धीरे चलते हुए इसके पास आए। कौन हो तुम? कहां से हो? तुम्हारी हकीकत क्या है? ये कोई ख्वाब है आ कुछ और है? हाइफा ने जमील की आंखों में देखते हुए कई सवाल किए। लाहौर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में आधी रात के वक्त वो तीनों अफराद दाखिल हुए। वो तीनों सर से लेकर पैरों तक सिया लिबास पहने हुए थे। वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए शहर खामविश में आगे बढ़ रहे थे। इनमें से एक आदमी के हाथ में सिया चमड़े का बैग था। सबसे आगे चलने वाले आदमी के हाथ में टार्च थी जिससे वो अपने मतलूबा रास्ते की तरफ जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक पुरानी और बोसीदा सी कब्र के पास जाकर ठहर गए। शहर खामविश में एक दरख्त पर बैठे हुए अलिफालू ने इन तीनों को अपनी गोल गोल आंखों को घुमा कर देखा और एक भयानक सी आवाज निकाली। प्यारे दोस्तों, इस दिलचस्प कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहजा फरमाई। शुक्रिया।